तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, मतलब अब हमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है उसमें से जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कौन थे, एक्स और वाई के फॉर्मेट वाले, वो फाइंड आउट करने हैं अगर हमें आर कॉमा थीटा गिवन है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आर इज इक्वल टू 3 मतलब 3,90। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर हमें 3,90 डिग्री ऐसा गिवन है। तो इसको हम किससे इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे आर कॉमा थीटा से। मतलब यहाँ पर आर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें पता है, क्या पता है आपको, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी मैंने बता दिया था कि x इज इक्वल टू क्या आता है और y इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो दैट रिलेशन इन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम आर सच एज, हमारे पास रिलेशन था x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इंटू कॉस 90 डिग्री। तो ये क्या बनेगा 3 इंटू कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। सो x इज इक्वल टू आया 0, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 0 आया। तो y इज इक्वल टू r की वैल्यू है 3 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 90 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 90 की वैल्यू आती है 1। तो y इज इक्वल टू क्या आया 3। अब यहाँ पर क्या है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 0,3। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 0,3। पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट किस एक्सिस पे या किस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में आएगा, तो 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है 1,180। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सेम फार्मूला हमें यूज़ करना है यहाँ पर। सेकंड है 1,180, मतलब इसको इक्वेट करेंगे फिर से किसके साथ, r, थीटा के साथ, वेयर r इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगेन यूजिंग सेम फार्मूला, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। चलिए यूज़ करते हैं, r की वैल्यू 1 cos थीटा मतलब cos 180 और y की वैल्यू यहाँ पर r की वैल्यू 1 और sin 180। यहाँ पर हमें पता है कि क्या cos फंक्शन 180 पे क्या वैल्यू देता है, -1, मतलब ये हो गया 1 इंटू -1 और y इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 180 की वैल्यू आती है 0। तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर क्या आया हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स -1, 0। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -1, 0। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा है। अच्छे से देखो वीडियो, बार बार रिपीट करके देखो, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स ये जम्बलिंग पैदा करते हैं। आज नहीं, आज के 2 महीने बाद जैसे हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2 या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पूरा ये एक सेट है। ये सेट खत्म होने के बाद हम टोटली दूसरे सेट में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से करो। टेक्स्ट बुक अगर आपने नहीं ली है तो टेक्स्ट बुक ले लो। बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सअप पे टेक्स्ट बुक मांगते हैं, मैंने उनको दिए भी है, लेकिन वो व्हाट्सअप पे या कहीं पर टेक्स्ट बुक मांगने वाले बच्चों की जो तादाद है वो बहुत कम है। ठीक है, मुझसे कोई भी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के बारे में या किसी भी बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये बहुत ही टेंशन वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप मुझे कुछ पूछते ही नहीं हो तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैंने पढ़ा हो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डाउट्स पूछिए, बी फ्रैंक और बी फ्री टू आस्क योर डाउट्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जहाँ पर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या गिवन था, यहाँ पर हमें गिवन थे ये पोलर कोऑर्डिनेट्स और इसके ऊपर से हमने क्या फाइंड आउट किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हमें गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जहाँ से हमें फाइंड आउट करने हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब x, y के फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन गिवन है और अभी r, थीटा फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, कुछ यहाँ पर इतना ऐसा दिक्कत वाला काम कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा 5,5। ठीक है, तो 5,5, चलिए नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 13 है शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द
पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर उसमें का फर्स्ट हम देखें तो फर्स्ट है 5,5। अब इसमें 4 एग्जांपल्स गिवन है, मैं उसमें से 2 ही एग्जांपल आपको सॉल्व करने दूंगा। एक है ये फर्स्ट वाला और दूसरा लास्ट, मतलब ये फर्स्ट 5,5 वाला सॉल्व करेंगे और लास्ट जो है -√3,1 ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए आपको पता है relation of r, x and y. What is that relation? The relation is r square is equal to x square plus y square. Correct? r square is equal to x square plus y square. तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इससे आप टोटली एग्री कर सकते हो क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा कि यही वैल्यूज़ है। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए वैल्यू आर की। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम आर के लिए यूज़ करेंगे। आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर फाइंड आउट कर लेंगे पहले, फिर थीटा की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे एक्स कॉमा वाई से। अब एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5 स्क्वायर, फिर वाई की भी वैल्यू है 5 स्क्वायर, मतलब ये बन गया हमारा 25 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू √50। अब √50 मतलब क्या होता है? 2 × 25, दैट मीन्स 20, यहाँ पर इसके फैक्टर से लिख देते हो 2 × 25। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 5√2। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5√2। इफ आर इज इक्वल टू 5√2, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? हमने पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है y/x। अब देखिए y/x, y की वैल्यू यहाँ पर है 5 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये क्या गया 1। अब ऐसा कौन सा फंक्शन या कौन सा एंगल है जिसके लिए tan फंक्शन 1 वैल्यू देता है? कौन सा एंगल है ऐसा? 45 डिग्री। वी नो दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको आर और थीटा के वैल्यूज फाइंड आउट करने। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे? देयरफॉर आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू, आर इज 5√2 कॉमा थीटा इज 45 डिग्री। 5√2 कॉमा 45 डिग्री। अब एक लास्ट वाला मैं देखता हूँ, लास्ट वाला करवा के देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो कि है 4 यहाँ पर। उसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -√3,1। ठीक है, तो x की वैल्यू है यहाँ पर -√3, y की वैल्यू 1। इसको कंपेयर करेंगे हम x, y से। r की वैल्यू हमें पता है, या r का जो डिराइव करने का फॉर्मूला होता है वो पता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आएगा ये -√3 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मिला हमें? ये 3 प्लस ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, सो 3 + 1 इज √4। √4 की वैल्यू आती है 2, तो r इज इक्वल टू कितना आया? 2। अब थीटा फाइंड आउट करना है, तो नाउ थीटा के लिए क्या है हमारे पास? tan थीटा इज इक्वल टू y/x। y की वैल्यू है हमारे पास -√3, सॉरी y की वैल्यू है हमारे पास 1 और x की वैल्यू है -√3। तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें? tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। tan फंक्शन निगेटिव कहाँ पर होता है? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये निगेटिव रहता है तो हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए रेडियस इज ग्रेटर दैन 0 है, मतलब वो सेंटर या ओरिजिन तो नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर भी रेडियस ग्रेटर दैन 0 थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये tan इज इक्वल टू -1/√3 आया हमारा वैल्यू, तो हम चेक करेंगे। तो -1/√3 मतलब क्या आएगा हमारा, या किस एंगल में जा सकता है ये? तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं -1/√3। अब 1/√3 मतलब कहाँ का आंसर आता है हमारा? 1/√3 tan फंक्शन में माइनस साइन थोड़ी देर के लिए हमने छुपा के रखा है, तो 1/√3 मतलब कब आता है? tan 30 डिग्री के लिए। एज वी आर अज्यूमिंग थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होना मतलब क्या हो जाता है उसका? tan ऑफ, यहाँ पर मैं लिखूँगा tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan थीटा। तो ये माइनस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -tan 30 डिग्री, क्योंकि tan की जो वैल्यू है 1/√3 कब आती है? 30 डिग्री के लिए। सेकंड में है इसलिए 180 माइनस करेंगे। ठीक है, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा, ये अगले चैप्टर में हमें आने वाला है, इज इक्वल टू -tan थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगले चैप्टर का फॉर्मूला, लेकिन उसका एप्लीकेशन यहीं पर है। सो tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज -tan थीटा। यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास? 30, तो ये 30 यहाँ पर लिखूँगा मैं।
ठीक है। तो अगर 30 मैंने यहाँ पर लिख दिया तो tan ऑफ 180 माइनस 30 हाउ मच, इट इज़ tan ऑफ 150 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है हमारी, थीटा इज इक्वल टू आया हमारा 150 डिग्री। अब थीटा 150 है और रेडियस 2 है, तो r कॉमा थीटा क्या आंसर आया हमारे यहाँ पे, इट इज़ 2,150। अंडरस्टूड, ठीक है। नंबर 14 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 19 पाई बाई 3, साइन 19 पाई बाई 3 या ये जो कुछ भी वैल्यूज है, साइन 1140 या कॉट 25 पाई बाई 3, इसमें से हम एक रेडियन वाला करेंगे, एक डिग्री वाला करेंगे। 3 एग्जाम्पल है ना, तो एक आपको होमवर्क के लिए रहेगा, 2 मैं यहाँ पे सॉल्व करवा लूँगा। तो वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 14 में साइन 19 पाई बाई 3 की। अब इसमें देखिए मैंने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इसी चैप्टर में आपको बताया था कि पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 5, पाई बाई 6 ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब पाई बाई 3 मतलब क्या होता है, पाई बाई 3 मतलब होता है 60 डिग्री। तो 19 इंटू 60 डिग्री कितना आएगा, तो उसके हिसाब से हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए वो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये इसलिए याद रखना है कि 19 इंटू 60 डिग्री अगर हम करते हैं तो वो एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है या निगेटिव आती है, इसलिए हमें बस वो याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई, अगर आपको वो सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखने में दिक्कत आती है तो, लेकिन आगे जाके आपको यही है, 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का चैप्टर है, उसमें आपको यही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 5, ये जो कुछ भी है ये एंगल का आपको डिग्री में मेजरमेंट याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या है, द फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 19 पाई बाई 3। अब देखिए साइन 19 पाई बाई 3 इसको कैसे करना है। पहले तो हमें सबसे पहले ये जो 19 पाई बाई 3 है ना, इसको फोड़ना पड़ेगा, इसके 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ब्रेक इट एंड सॉल्व इट, ठीक है। पहले ब्रेक करो फिर सॉल्व करो। ब्रेक कैसे करना है, अब देखिए ये 19 हुआ, तो ऐसा कौन सा नंबर है 19 से लेस दैन जिसको 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब कंप्लीट डिवाइजर, ठीक है, डिवाइड होता है, ऐसा कौन सा है, सो दैट नंबर इज 18, ठीक है। मतलब ये हो गया 18 बाई 3 प्लस कितने बचे, फिर 18 निकाले तो कितना बचा, 1, मतलब पाई बाई 3। सो देखिए यहाँ पर 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो ये हो गया क्या, देखिए 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मतलब 19 पाई बाई 3 होता है, करेक्ट। समझ में आइए कैसे किया मैंने। इससे लेस दैन मतलब 19 से छोटा ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, ऐसा नंबर कौन सा था, 18। तो उसको क्या किया मैंने, 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। सो हम 18 पाई बाई 3 को 6 पाई लिख सकते हैं क्या, हाँ तो लिख सकते हैं, तो लिख लो। 18 पाई बाई 3 को मैंने 6 पाई कर लिया। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3। 19 पाई बाई 3 शायद आपको हार्ड लगता हो, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करते हो, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 करते हो, तो अब आपको ईजी लगना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अब क्या करने वाले, ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर होता है 0, ये होता है पाई, फिर आता है 2 पाई, फिर आता है 3, 4, 5 एंड 6 पाई। 6 पाई मतलब कहाँ आया, यहाँ पर, ठीक है। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पर आया 6 पाई। 6 पाई प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब कितना होता है 60 डिग्री। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब क्या आएगा, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आएगी। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आती है, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2, करेक्ट। समझ में आई ये बात, कैसे किया हमने, उसको ब्रेक किया। 19 पाई बाई 3 को हमने ब्रेक किया 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 में, ठीक है। 18 ही क्यों लिया, क्योंकि 18 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द डिनोमिनेटर 3, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 होता था तो 4, देखिए 19 पाई बाई 4 अगर रहता था, वही एग्जांपल मैं आपको एक अलग इसमें डाल के देता हूँ। देखिए 19 पाई बाई 4 रहता था, तो 19 से लेस देन नंबर जो 4 से पूरा डिवाइड होता है, ऐसा कौन सा नंबर है हमारे पास, दैट इज 16, ठीक है। सो 16 पाई बाई 4, फिर कितने बजे 16 में से 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ओके। तो ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा ही करना है हम इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये एक पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ओके। अब इसमें से मैं सेकंड वाला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेकंड वाला जो है वो डिग्री में है, फर्स्ट रेडियन में है, सेकंड डिग्री में, और थर्ड फिर से रेडियन में है। तो आपको क्या करना है, आपको जो थर्ड वाला रेडियन में है उसको सॉल्व करना है घर पे। सेकंड वाला हम यहाँ पर करेंगे, सेकंड वाला है 1140 कॉस
1140। अब 1140 हमें देखना है cos 1140 का नियरेस्ट जो एंगल है या मल्टीपल ऑफ 360 है वो कौन सा है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक याद है तो cos 1140 या 11 cos ना लिखते हुए मैं सिर्फ क्या करता हूँ, पहले एंगल के मेजरमेंट करता हूँ। 1140 को अगर हम 360 से डिवाइड करें या उसका नियरेस्ट 360 का मल्टीपल अगर हम निकालें, दैट मल्टीपल इज़ 3 इंटू 360, दैट इज़ 1080। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद रहता है तो ही आपको कैलकुलेशन आएंगे, नहीं तो कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर ये डिग्री में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो नियरेस्ट है 1080। अगर मैं 1140 में से 1080 निकाल दूँ, कितने बचते हैं? 60 डिग्री। करेक्ट, मेरे ख्याल से तो 60 डिग्री बचनी चाहिए। करेक्ट, तो 60 डिग्री बचते हैं, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एक्चुअली? कॉस ऑफ 1080 डिग्री प्लस 60 डिग्री की। अब 1080 मतलब मल्टीपल ऑफ 360 है, तो ये एक रोटेशन के बाद, ये एक रोटेशन के बाद आता है ये 360, दो रोटेशन के बाद आता है 720 और तीसरे रोटेशन के बाद आता है 1080। मतलब क्या हुआ, फिर से ये एंगल यहीं पर आ गया। सो 180 प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब ये जो पहले साइन का निकाला था हमने, सेम वैसे ही, तो इसका क्या आएगा? कॉस ऑफ 60 डिग्री। 180 प्लस है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पर जाएगा ये 60 डिग्री आएगा, तो कॉस 60 की वैल्यू हमें चाहिए, दैट वैल्यू विल बी 1/2। समझ में आया? इस तरह के एग्जाम्पल आप आपके दिल से कितने भी सॉल्व कर सकते हो। आप खुद क्रिएट करो एग्जाम्पल, खुद सॉल्व करो एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल जो है वो मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। 25π/3 हमें फाइंड आउट करना है। कॉट 25π/3, 25π/3 है, बेस में 3 है, तो आप कौन सा नंबर लोगे? द नंबर विच इज़ लेस देन 25 एंड इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ऐसा जो कौन सा नंबर होगा आपके पास वो नंबर आप ले लो, उसको कैलकुलेशन करो। ठीक है, और आप आंसर निकालो। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टू प्रूव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है या वो खुद से क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे हार्ड कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन 1 बाय 1 हम क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन इज 1 + tan² a, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट है, इन ब्रैकेट 1 + tan² a प्लस 1 + 1/tan² a। ये है हमारे क्वेश्चन की गिवन LHS, और हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 1/sin² a माइनस sin raised to 4a, 1/sin² a माइनस sin raised to 4a। ये हमें प्रूव करना है। ये LHS है, इसको हमें इसमें डालना है, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्जन करना है, मतलब हमें यहाँ पर कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब 1 + tan² आपको लग सकता है सर 1 + tan² को हम 1 + tan² को हम sec² लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप जो चाहो वो आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आइडेंटिटी जो है वो आपको इस फाइनल आंसर तक लानी चाहिए। वो उसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी जो आप यूज़ कर रहे हो वो आइडेंटिटी आपको इस आंसर तक लानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत हो गया या आपने कोई अलग आइडेंटिटी यूज़ कर ली तो आपका आंसर आएगा, नो डाउट आंसर कंप्लीट आएगा, लेकिन आंसर आने में देरी लग सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट। इसलिए इसके लिए जो कौन से हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो आइडेंटिटी अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो जो LHS है वो LHS यहाँ पर लिखेंगे। व्हाट इज़ आवर LHS? द LHS इज़ 1 + tan² a प्लस, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा tan² a + 1 डिवाइडेड बाय tan² a। कुछ प्रॉब्लम है इसमें या कुछ गलत लिखा मैंने यहाँ पर? कुछ भी नहीं। और नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये दो टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पर ये है 1 + tan² a, या यहाँ पर भी है, इसको थोड़ा रीराइट करके लिखता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाए। ये 1 + tan² a। अब ये जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए प्लस, ये है हमारा 1 + tan² a इंटू 1/tan² a। ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ऐसा लिखा मैंने तो कोई दिक्कत है उसमें? जैसे आप अगर आपका नंबर हो 3/4, इसको अगर लिखना हो तो आप 3 × 1/4 भी लिख सकते हो ना।
वही किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है ये हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द आंसर चाहिए बस। अब देखिए इन दोनों टर्म में से एक जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन निकलता है। वो ब्रैकेट कौन सा है? तो ये ब्रैकेट है 1 + tan² a। 1 + tan² a ये कॉमन निकला, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 + tan² a ही निकाला था ना हमने, वहाँ पर 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा है? 1 / tan² a। अब यहाँ पर ये हो गया 1 + tan² a इंटू ये 1 + 1/tan² a मतलब 1 + cot², क्योंकि 1/tan मतलब होता है cot, तो ये हो गया 1 + cot² a। अब 1 + tan² मतलब sec² होता है, ठीक है, आप उसको लिख सकते हो, और 1 + cot मतलब cosec होता है, ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हो। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसको 1 + tan² को अगर sec² लिखते हैं तो हमें चाहिए वो आंसर मिल सकता है क्या? तो अगर उसको सेक लिखेंगे तो सेक को 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 1 + tan² a मतलब होता है यहाँ पर ये LHS = ये हो गया हमारा sec² a इंटू ये 1 + cot² मतलब हो गया हमारा cosec² a। sec² a मतलब क्या लिख सकते हैं हम उसको? 1/cos² a इंटू ये कोसेक मतलब 1/sin² a। कॉस को हम एक और बार ये अलग लिख सकते हैं, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 1 - sin² a ये आइडेंटिटी है हमारे पास, और ये 1/sin² a एज इट इज़। अब देखिए जैसे कि ये हम देख पा रहे हैं दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 × 1 ये 1 आ गया, और sin² × 1 ये sin² a माइनस sin² × sin² इज sin⁴a। देखिए शायद जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, देयरफॉर LHS = RHS। कुछ अलग किया क्या हमने? हाँ, कुछ की स्टेप होते हैं जो हमें याद रखने हैं। अगर आप यहीं पर 1 + tan² को sec² लिख देते, ठीक है, तो क्या हो जाता? वैसे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर करते तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 1 + tan² है, फिर sec² हो जाता, और यहाँ पर 1/tan²। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर जो स्टेप्स किए, ये अगर वो स्टेप्स हम यहाँ पर करते थे तो प्रॉब्लम आता था ना बेटे। प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन आया वहाँ पर वो कौन सा था? प्लस वाला था, ठीक है, इसलिए हमने कॉमन निकालने के बाद ये सेम ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। आपके दिमाग में ये अलग अलग क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, यही क्वेश्चन आने के लिए तो मैथमेटिक्स है। cos² a - 1 इंटू cot² a + 1, सर यहाँ पर +1 था, तो ये cos² a - 1 इंटू cot² a + 1 इज इक्वल टू -1 प्रूव करना है। इस फर्स्ट ब्रैकेट में से हम क्या करेंगे? अब -1 माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे, तो ये -1 हो गया प्लस cos हो गया -cos, तो ये 1 - cos² a और ये 1 + cot² a। अब ये माइनस है, 1 - cos², 1 - cos² इज sin², तो ये हमारा sin² a। 1 + cot² मतलब cosec² होता है, ये cosec² a, ये माइनस sin² a एज इट इज़, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, तो ये cosec² है इसलिए यहाँ पर आएगा 1/sin²। sin² हो गया कैंसिल, आ गया हमारा आंसर -1 इज इक्वल टू RHS। देखिए कितना ईजी है। अगर आपको आइडेंटिटी उनके इंटर रिलेशन अगर याद हो तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin θ + sec θ होल स्क्वायर। sin θ + sec θ होल स्क्वायर प्लस cos θ + cosec θ होल स्क्वायर। और इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 + cosec θ इंटू sec θ होल स्क्वायर, 1 + cosec θ इंटू sec θ होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड में क्या है? ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर हम a + b होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी a + b होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, और आंसर भी किस में चाहिए? a + b होल स्क्वायर में ही चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हम प्रूव करने वाले हैं वो टू प्रूव वाला जो हमारा आंसर है वो किस फॉर्मेट में आना चाहिए? a + b होल स्क्वायर अगर टू प्रूव है तो उसका एक्सपांशन मतलब उसकी पेनल्टीमेट स्टेप मतलब लास्ट बट वन
आखिर के पहले वाली जो स्टेप है उसमें क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है तो उसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 प्लस 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा हमारा आंसर आता है तो उसको हम ये लिख सकते हैं जो हमें LHS या RHS को इक्वल प्रूव करना है। तो LHS इज इक्वल टू, इसका एक्सपांशन करेंगे, एक्सपांशन क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी इसका भी एक्सपांशन करेंगे, सेम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो एडिशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ, इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में से क्या मैं क्या करूँगा, अब 2 जो है वो 2 कॉमन निकालूंगा। ये 2 कॉमन निकाल लिया मैंने। 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचता है यहाँ पर, ये 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, फिर ये बचता है एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये तो आइडेंटिटी आ गई ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाली, प्लस 2 इंटू यहाँ पर देखिए सेक मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस एज इट इज़ रखेंगे। कोसेक मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो वो हो गया यहाँ पर डिवीजन में आ गया, प्लस ये यहाँ पर देखिए ये सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर। समझ में आई है क्या किया हमने, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम। सेक थीटा के लिए 1 अपॉन कॉस, कोसेक के लिए 1 अपॉन साइन, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर आ गया। अब इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 प्लस 2 इंटू साइन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवीजन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहीं पर आंसर खत्म हो रहा है, मतलब यहीं पर आंसर मिल रहा है हमें। LHS इज इक्वल टू वो 1 एज इट इज़ टू प्लस 2 इंटू, देखिए न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी हमारी 1 आ गया वो। ठीक है, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ रहा है। अगला स्टेप देखिए, प्लस यहाँ पर भी ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, मतलब हो गया 1 डिवीजन में कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। मतलब जो मैंने आपको कहा था कि हमें ये अगर आंसर चाहिए तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखिए वही टर्म आ रही है, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक, तो वो लिख दिया मैंने कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर, वो हो गया फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा रीअरेंज किया क्योंकि हमें जो प्रूव करना था वो कोसेक इंटू सेक प्रूव करना था। तो ये आ गया क्या, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू ये कोसेक इंटू सेक, क्योंकि बी की टर्म देखिए ना यहाँ पर, बी स्क्वायर मतलब क्या है, कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका एक्सपांशन है, 1a प्लस बी होल स्क्वायर का, मतलब ए 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा होल स्क्वायर का। सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS। एग्जाम्पल फिर से देखिए, बार बार सॉल्व कीजिए और ये कह के सॉल्व कीजिए, बोल बोल के सॉल्व कीजिए कि यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, यहाँ पर हमने कौन सा रिलेशन यूज़ किया, ये बार बार बोल बोल के आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसे जब आप मैक्सिमम एग्जांपल सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये जो क्वेश्चंस हमने हार्ड बोल के छोड़ दिए थे, हालांकि ये क्वेश्चंस उतने हार्ड है नहीं।